गुड मॉर्निंग बेटा। हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो रहेगी एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने हर बार आपको बताया है कि सबसे पहले बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए कि रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रिएक्शन की सेंस तो आप पहले सीख चुके हैं, कितनी बार हम इस बात को बता चुके हैं कि जब आपको लगे कि रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, जब आपको लगे कि रिएक्टेंट्स के अंदर कोई ना कोई ओल्ड बॉन्ड होंगे, वो कोई ना कोई ब्रेक जरूर होंगे, तो ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो क्या हो जाते हैं आपके ब्रेक, और प्रोडक्ट्स के अंदर न्यू बॉन्ड बनने ही होते हैं। तो न्यू बॉन्ड्स जरूर बन गए होंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कहते हैं कि रिएक्शन हो गई। और जब भी ये रिएक्शन होती है, ओल्ड बॉन्ड जब भी ब्रेक होते हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने आप टूट गए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ एनर्जी होती है, कुछ उन्हें बाहर से लेनी पड़ती है, और जिस टर्म में वो बाहर से लेते हैं उस एनर्जी को आप एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी वो हीट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो आपकी लाइट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, या एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सहायता से हम जो मैग्नीट्यूड है एक्टिवेशन एनर्जी का वो क्या कर सकते हैं, डिक्रीज। और इसी बात को अक्सर हम दिखाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू, जिसमें हम कोई रिएक्टेंट ले लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर आप क्या लेते हैं, हमेशा ही एनर्जी। और इधर क्या लेंगे आप, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे, कोई ना कोई बैरियर जरूर होगा। वो एक अलग बात कि वो बैरियर कम भी हो सकता है, वो बैरियर ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो अगर बैरियर कम है तो भी वो प्रोडक्ट में बदलेगा, जब वो प्रोडक्ट में बदलेगा तो उस प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा भी रह सकती है, और उसकी एनर्जी कम भी हो सकती है। ऐसे ही जब एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए ज्यादा थी, तो उस वक्त जो प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी भी रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है और रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहलाता है। कुछ रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी, जो भी ये एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से लेनी पड़ी, इसे आप एक्टिवेशन एनर्जी कह देते हैं। इसे आप क्या कह देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और जैसे कुछ बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी ये हिल होती है, जो पहाड़ी सी दिखती है, ये हमेशा ही ट्रांजिशन स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है। और जितनी भी आपकी जो वैलीज होती है, ये नीचे दिखाई दे, ये सारे के सारे या तो रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में कहीं पे कुछ आ गया तो वो आपका इंटरमीडिएट होगा। तो ये सारी बातें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू आप समझ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया कि ये रिएक्शन का ये डायग्राम तो हो गया, और ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन जैसे नीचे आ गया तो रिएक्शन जरूर एक्सोथर्मिक होगी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा रह जाए तो वो कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। और जो ऊपर जो भी ये स्टेट बनती है, ये सारी ट्रांजिशन स्टेट होती हैं। फिर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट के नजदीक है या प्रोडक्ट के नजदीक है, उसको आप हेमंड्स पोस्टुलेट्स कहते थे। उसे आप क्या कहते थे, हेमंड्स पोस्टुलेट। ठीक हो गया। इतनी सी बात हेमंड साइंटिस्ट ने बता दी थी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर बीच में कोई चीज बनती तो वो आपका इंटरमीडिएट बनता, और हमेशा जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो इंटरमीडिएट की एनर्जी ही हमेशा ट्रांजिशन स्टेट के अप्रोचेबल होती है, अकॉर्डिंग टू द हेमंड्स पोस्टुलेट। वो भी हेमंड साइंटिस्ट ने बताया था। तो अब आगे अगर हम रिएक्शंस की बात करें कि रिएक्शन और कितने टाइप की हो सकती है, तो आपने देखा था, समझा था आपने कि जो रिएक्शन है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है, रिएक्शन आपकी एडिशन भी हो सकती है, रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है, जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशन में, जैसे आप जानते ही हैं, ये आपका जो अगला सेमेस्टर आएगा तो उसमें आप देखना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही, आपकी एमएससी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पता नहीं थर्ड या फोर्थ सेक्शन है, जिसमें एसएन रिएक्शन का जिक्र है सारा। फिलहाल आपके इस सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एमएससी का, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन का जिक्र है, लेकिन ये आपस में कोरिलेट जरूर होती है, क्योंकि हमेशा जैसे अभी हम आपको यहाँ पे बता पाएंगे कि जो रिएक्शंस होती हैं इनके बीच में आपस में कुछ कंपटीशन रहता है। तो वो आखिर कौन सी है रिएक्शन जिनके आपस में कंपटीशन रहता होगा, तो वो चीज भी अभी आप देखने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई वीक स्पीसी होनी चाहिए। वो जो वीक स्पीसी होगी आपके पास, उसको कोई रिप्लेस करेगा, कोई स्ट्रॉन्गर स्पीसी। जैसे आप अपनी किसी बेंच के ऊपर बैठे हैं, कोई आपसे स्ट्रॉन्ग बंदा आके वो आपको उठा सकता है। अगर आप में कम पावर है तो आपको उठा देगा, बिकॉज दैट इज स्ट्रॉन्गर वन। वो तो वीकर जो स्पीसी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, वो कोई फ्री रेडिकल भी हो सकती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल ही रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस करेगा, on that basis the reaction called as the electrophilic substitution reaction or the nucleophilic substitution reaction। ठीक हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है और न्यूक्लियोफिलिक भी।
जैसे कि आपने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, जैसे आपने एग्जांपल पहले कभी पढ़ा था कि वो बेंजीन होता है। बोलो वो कौन होता है? बेंजीन। बेंजीन हमेशा ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी का टॉपिक हमने जो आपका इसी एमएससी में जो यूनिट 1 है उसमें आपने देखा था ना, जब हमने एरोमेटिसिटी के बारे में बताया, आपको हक्कल रूल के बारे में बताया कि कोई भी सब्सटेंस कब स्टेबल होता है, तो आपने वहां पे सीखा था कि इसके अंदर 4n+2 तो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर हम इस बॉन्ड को इस टाइप से दिखा दें। हो गया ना बेटा? देखो 2 2 4 2 6। और इसमें साइक्लिक कंजुगेशन भी है, स्टेबल है, ये नहीं चाहता कि इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाए। एडिशन के दौरान तो देखो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगला पॉइंट यही आ रहा था जिसे हम एडिशन रिएक्शन कह रहे थे। एडिशन रिएक्शन ऐसी होती है जो वो चलती तभी है जब किसी स्पीसी के अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे। वो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच वो मल्टीपल बॉन्ड आपके कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकता है। वो मल्टीपल बॉन्ड कार्बन और किसी किसी हेटेरो एटम के बीच में भी मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है जो एल्डिहाइड कीटोन में हो सकता है। ये एल्कीन का केस आ गया ना बेटा? ये एल्कीन हो गए, और ये क्या हो गए? ये आपके एल्काइंस हो गए, ये आपके कार्बोनिल ग्रुप हो गए। आप देख आप देख चुके होंगे अपना सिलेबस, तो उसमें आपने इसी जो यूनिट नंबर 4 हमारी चली हुई है जिसमें हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसी में आप देखेंगे दूसरा पोर्शन नीचे जो लिख रखा है, दैट इज द रिएक्शन अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड लिख रखा है। रिएक्शन अक्रॉस द कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड लिख रखा है। तो ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ही तो है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया। लेकिन एक आधी रिएक्शन ऐसी भी लिखी मिल सकती है, जैसे माइकल रिएक्शन दे रखी है आपके यहीं पे, आप देख पाएंगे ना। तो वहां पे कार्बन कार्बोनिल ग्रुप भी यूज हो सकता है। हमने पढ़ा था नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर भी ऐसा। अपने यूजी क्लासेस में आप देखेंगे तो वो रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं, तो जस्ट रिपीटिशन होगा यहाँ पे हमारे लिए। तो मैंने क्या बताया कि एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो भी आप रिएजेंट बाहर से डालेंगे वो कंप्लीटली यूज अप हो जाएगा, कंप्लीटली एड अप हो जाएगा अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड। ये जो मल्टीपल बॉन्ड है इसके अक्रॉस, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई HCl डाल दिया, HBr डाल दिया, HI डाल दिया, HCN डाल दिया, वाटर डाल दिया, जो भी आप डालेंगे अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड वो ऐड हो जाएगा। देखो मान लीजिए हमने ये ऐड होगा तो क्या होगा, ये जो एक सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई था, पाई वीक होता है, पाई बॉन्ड देखो ब्रेक हो गया, देखो टूट गया ऐसे। अब नई स्पीसी आई HCl है तो एक जगह पे H लग जाएगा, एक जगह पे Cl। ये एडेंडम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एडेंडम। जो ऐड होता है वो स्पीसी एडेंडम कहलाती है। वो ऐड होने वाली स्पीसी सिमेट्रिकल भी हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है। ये आपकी अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें दो अलग अलग स्पीसी बनेगी। H पॉजिटिव हो गया जैसे Cl नेगेटिव हो गया ना, दो अलग अलग स्पीसी। हम यहाँ पे अगर मान लीजिए Cl2 डाल दें, हम यहाँ पे Br2 डाल दें, तो उसमें दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही Cl होंगे। Cl2 डाला, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस टाइप से। फिर आप कहेंगे सर Cl के बीच में हमने कभी पढ़ा था वो तो नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो यानी उसमें पोलराइजेशन कैसे? पोलराइजेशन किसी के इफेक्ट की वजह से होती है। अगर आप यही बात माने तो ग्रुप नंबर 18 है उनके अंदर तो पोलराइजेशन होनी ही नहीं चाहिए ना, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन जब उनको कोई रिएजेंट अप्रोच करता है तो उसमें पोलराइजेशन हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे इनके अंदर जो पोलराइजेशन होगी, अगर मान लीजिए Cl2 हमने डाल दिया तो ये किसका इफेक्ट पड़ेगा? इस रिएक्टेंट का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर पोलराइजेशन इंड्यूस हो जाएगी। जो पोलराइजेशन उसमें पहले नहीं थी और बाद में आ जाए किसी की वजह से, तो उसे इंड्यूस्ड पोलराइजेशन कहते हैं। और अगर कोई स्पीसी ऐसी, जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा था, जैसे HCl लिख दिया, इसमें किसी का इफेक्ट नहीं है, ये खुद एक आपका नॉन पोलर मोलिक्यूल है। ये आपका एक ऐसा डाई एटोमिक मोलिक्यूल है जो हेटेरोएटोमिक है, जिसमें दोनों एटम अलग अलग है, एक H है दूसरा Cl है, सेम नहीं है, होमो एटोमिक नहीं है। तो अपने आप ही पोलराइजेशन आ जाती है, अपने आप ही सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। तो अपने आप ही सेपरेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे हो गया इसके अंदर। ठीक हो गया बेटा? तो अब ये ऐड हो गया ना। तो एडिशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? इन विच द होल ऑफ द एडेंडम इज एडेड अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड, इधर इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट और नॉट। अगर कैटलिस्ट डाल देते हैं तो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाती है, नहीं डालते हैं तो रिएक्शन चलनी फिर भी होती है लेकिन उसकी रफ्तार थोड़ी कम रहती है। ऐसे ही इसके अंदर कर देंगे, काफी तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। जैसे आपने देखा होगा आपकी हाइड्रेशन रिएक्शन, पानी का ऐड होना। जब भी आप वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर, आपने एल्कीन वाली यूनिट जो पढ़ी थी अपने यूजी क्लासेस में और +1 में भी पढ़ी थी, तो उसमें जो वाटर ऐड करते हैं तो हमें एसिडिक मीडियम चाहिए। कैसा मीडियम चाहिए होता है? स्लाइटली एसिडिक मीडियम कर देते हैं। तो वो जो भी मैकेनिज्म होंगे आपके सिलेबस में वो अगले पार्ट के अंदर आएंगे। फिलहाल अभी हमें पढ़ना है हमारा अगला पार्ट, जिसका नाम बोलो क्या है? जो भी नाम आपको लिखा हुआ दिखाई दिया, एलिमिनेशन। यानी इससे जस्ट रिवर्स, एडिशन का जो रिवर्स होता है वो आपकी कैसी रिएक्शन होगी बोलो?
दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। वो कैसी हो जाएगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन? तो एलिमिनेशन रिएक्शन वो होगी जिसमें आपके पास क्या हो, आपके पास दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हो और वो आपके रिमूव हो जाए। और कहां से रिमूव हो जाए? या तो वो रिमूव हो जाए फ्रॉम द सेम कार्बन एटम के ऊपर से, या रिमूव हो जाए फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से। और इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, वो भी अभी हम बताएंगे आपको कि एसिडिक मीडियम होगा तो कौन सी रिएक्शन चलेगी, बेसिक होगा तो कौन सी रिएक्शन चलेगी। ठीक हो गया ना? तो ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन हुई? द रिएक्शन इन विच द टू एटम और द ग्रुप ऑफ एटम आर रिमूव्ड ईदर फ्रॉम द सेम कार्बन एटम और फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम कॉल्ड द एलिमिनेशन रिएक्शन। उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। तो अगर सेम कार्बन एटम के ऊपर से रिमूव हो जाए तो आप उसे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। उसे आप क्या कह देते हैं? अल्फा। अगर आपके एडजेसेंट के ऊपर से निकले तो फिर आप उसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह देंगे। आप उसे क्या कह देंगे? दैट इज कॉल्ड एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया ना? तो एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी अल्फा भी हो सकती है और आपकी बीटा भी हो सकती है। तो अभी हम एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो हमारी अब हेडिंग ही क्या बन जाएगी बोलो? एलिमिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन आपको बता दी। तो नेक्स्ट और मेन हेडिंग हमारी क्या बन गई अब? एलिमिनेशन रिएक्शन। और जिसके बारे में आपने देखा कि जो एटम रिमूव होंगे, दो एटम या तो सेम कार्बन एटम के ऊपर से होंगे या एडजेसेंट सेम के ऊपर से हो तो एलिमिनेशन। तो इसीलिए सबसे पहले हेडिंग ही हमने यहाँ पे ऊपर क्या लिख दिया? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम बीटा को ले लेंगे। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसी होंगी? जैसे अभी आपको बताया, ये ऐसी रिएक्शन होगी जिसके अंदर जो टू एटम्स होंगे दे आर रिमूव फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। अक्सर क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ कार्बन होती है, इसलिए अक्सर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कार्बन एटम्स। अदरवाइज मान लीजिए नाइट्रोजन एटम होता तो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन चलने के बाद जो स्पीसी बनने वाली है वो क्या बनेगी। तो वो जैसे आप खुद ही देखना, तभी आप उसका नाम भी बताना खुद। मान लीजिए हमने कार्बन लिया, एक सीएल लगा दिया, सेकंड वन लगा दिया, एक सीएल और लगा दिया, एक एच लगा दिया मान। अब हमने यहाँ पे मान लीजिए इसमें बेस डाल दिया। बेस ही डालना पड़ेगा क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन चलाना चाहते हैं। आप एक चीज अपने दिमाग में डाल लेना, बिल्कुल जब भी हमें एलिमिनेशन रिएक्शन चलानी है तो वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बेस। हमें बेस की रिक्वायरमेंट होगी, हमें न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बेस लिखा, अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख दूं तो न्यूक्लियोफाइल तो वो स्पीसी होती है, वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? एच को छोड़ के किसी दूसरे एटम को। लाइक कार्बन है, कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, सीएल के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, तो सीएल रिमूव हो जाएगा ना बेटा यहाँ से, है ना? और कार्बन के ऊपर अटैक हो गया इसका, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गई है। तो कहने का मतलब जब भी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन चलानी हो तो हमें न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? बेस, ताकि एलिमिनेशन रिएक्शन चले। वही तो हम आपको बता रहे थे, देयर इज ऑलवेज ए कंपटीशन इन बिटवीन द न्यूक्लियो आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड द एलिमिनेशन रिएक्शन। जो गिवन स्पीसी है, हमने मान लिया कि हमने उसको बेस की फॉर्म में ले लिया, लेकिन मान लीजिए फिर भी कुछ प्रोबेबिलिटी आ गई कि कुछ आपके सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाए। समझ गए? तो इसीलिए वो एक अलग बात के आपके कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर होगा। कोई कम अमाउंट में बनेगा, कोई ज्यादा अमाउंट के अंदर बनता है। वहीं से एक शब्द आ जाता है जिसे आप कहते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिए देखो, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लूं पहले ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये शब्द जो मैंने अभी अभी बोला, मान लीजिए बेटा मैं इसके अंदर HCl डाल दूं, तो मैं आपको ये कह दूं बेटा ये कहाँ पे ऐड होगा, और कुछ मैंने ऐड किया नहीं, तो आप ये कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपने ये एरो लगा दिया यहाँ पे कि ये H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, अक्रॉस दैट मल्टीपल बॉन्ड ही ऐड होना है, जैसे आपने अभी बताया था एडिशन रिएक्शन में। तो अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि CH के सर एक एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, देखो इनका, ऐसे ही हमने दोबारा इसको लिख दिया, देखो इसी टाइप से। अब कहाँ पे ऐड करें वो हमारी मर्जी, हम H यहाँ पे ऐड कर दें, Cl यहाँ, या हम H यहाँ ऐड कर दें और Cl यहाँ पे। तो दो प्रोडक्ट बन गए, दो में से एक मेजर होगा एक माइनर होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑल अदर कंडीशन विच आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो हम एरो के ऊपर लिखते हैं।
उन सारी रिएक्शनों के, उन रिएक्शन कंडीशन के आधार के ऊपर ही हम ये देखेंगे इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, माइनर कौन सा। तो ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान आपको दिखाई दे कि प्रोडक्ट एक नहीं एक से ज्यादा बनते हैं और उन दोनों में से कोई एक मेजर बनता है दूसरा माइनर बनता है, तो ऐसी रिएक्शन को आप रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कह देते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए किसी रिएक्शन के दौरान कि प्रोडक्ट एक ही बने दूसरा बने ही ना, तो उन्हें रिजियो स्पेसिफिक रिएक्शन कह देते हैं कि ये ले लिया हमने रिएक्टेंट तो इससे यही प्रोडक्ट बनेगा। ये ले लिया दूसरा आइसोमर, देखो यही एक ही रिएक्टेंट है, एक ही है, ये लिया तो ये बना, ये लिया तो ये वाला बना। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो दो शब्द थे रिजियो सिलेक्टिव और स्पेसिफिक से स्पेसिफिक बनना, एक ही बनना है ना, रिएक्टेंट था यही बनेगा प्रोडक्ट, 100% वही है। ऐसे की बजाय अगर दो प्रोडक्ट बन जाएं, कोई मेजर हो कोई माइनर, तो रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहलाती हैं। और ये आपकी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे तो हर जगह पे अलग अलग जगह पूरी ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन दिखाई देंगी, और वहां से इन दो शब्दों को आप चूज कर सकते हैं कि किसको हम रिजियो सिलेक्टिव कहें और किसको रिजियो स्पेसिफिक कहें, ऐसा आपसे पूछा भी जा सकता है। तो वो दो शब्द मैंने आपको बीच में वैसे बता दिए। ठीक हो गया बेटा, आगे हो गया ना समझ में? खैर अभी मैंने आपको ये बताया कि हमें यहाँ पे चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, ताकि कैसी रिएक्शन चले, वो इलेक्ट्रॉन किसको प्रोवाइड करे, एच को। दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास ले लेगा क्योंकि एच को तो मिल गए, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना ही तो चाहिए। कार्बन के पास तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया एच वाला, तो कार्बन के पास तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसा। लेकिन हेल्प की सीएल ने क्या किया, ताकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आए, सीएल अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया और कार्बन का भी लेके चला गया। तो यहाँ से निकला सीएल नेगेटिव और एच पॉजिटिव, ओवरऑल यहाँ से HCl निकल गया। और जो स्पीसी आपके सामने बनी, एक सीएल ये बच गया, एक सीएल ये बच गया, और इस कार्बन का ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जो है, इस ऑर्बिटल के अंदर एक और एक दो इलेक्ट्रॉन देखो इकट्ठे हैं, कोई चार्ज भी नहीं आया, न्यूट्रल स्पीसी बन गई, कार्बिन्स कहते हैं आप इसे, दो सीएल है तो आप इसे डाइक्लोरोकार्बिन कह देंगे। अगर यही काम हम कर रहे होते, सेंट्रल एटम कार्बन की बजाय नाइट्रोजन होता, तो हम उन्हें नाइट्रीन्स कह देते। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अक्सर हम करते क्या है कि जो पूरी ऑर्गेनिक के अंदर हम हर जगह कार्बन को लेके ही चलते हैं, इसीलिए हमने ऊपर क्या बोला था, फ्रॉम दी सेम कार्बन एटम, अक्सर हम ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दूसरी स्पीसी बन नहीं सकती, लेकिन अक्सर ऑर्गेनिक में हम हर जगह कार्बन ही लेते हैं, तो इसलिए हम ये शब्द हमने यहाँ पे लिख दिया था। तो ये हो गई आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी पूरे चार्ट को अगर आप देखें कि किस तरीके से ये रिएक्शन चली और आगे इसमें क्या क्या हुआ होगा, तो देखो कुछ ऐसा इसमें हुआ, ये कार्बन था, यहाँ पे सीएल लगा हुआ है, ये सीएल था, ये सीएल है, बेस ने इलेक्ट्रॉन एच को दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर रह गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद आगे फर्दर रिएक्शन चली, उसके बाद सीएल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, अब कार्बन के पास ये दोनों सीएल रह गए, इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन, अब कार्बीन बन गई। तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्पीसी भी बन गई, बीच में क्या बन गई, एक इंटरमीडिएट स्पीसी भी बन गई। और जो इंटरमीडिएट स्पीसी यहाँ पे बनी, अगर हम यहाँ पे कुछ इस टाइप का साइन लगा दें, देखो इस टाइप से डबल हेडेड एरो, तो वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन आगे भी चल रही है, ये स्टेप पीछे भी चल रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन फास्ट नहीं है, ये स्टेप फास्ट नहीं है, ये स्लो है, स्लो स्टेप को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप के दौरान हमेशा ही हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अगर हम दिखाएं, क्योंकि जो रिएक्शन स्लो होगी उसमें वो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दिखानी पड़ेगी, ज्यादा, है ना। तो यानी ये बातें हम काफी बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो जिनको आप बड़ी आराम से एग्जाम में सोच के लिख पाएंगे जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया कि अब कंडीशन क्या है। कंडीशन आपने देखा, पहला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कहते हैं, एक ही कार्बन है और कार्बन ही नहीं है, तो मीन्स आपकी कंडीशन क्या आ गई कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, कि सिर्फ अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट हो, और अल्फा कार्बन के ऊपर एच हो तो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, बीटा कार्बन एटम अब्सेंट हो, बीटा कार्बन एटम नहीं होना चाहिए। बीटा कार्बन ही नहीं होगा तो बीटा हाइड्रोजन नहीं होंगे, बीटा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो जो दूसरी रिएक्शन है एलिमिनेशन की दूसरी टाइप, जिसे बीटा एलिमिनेशन हम कहने वाले हैं, जो अभी बाद में पढ़ेंगे, तो वो चलेगी नहीं, है ही अल्फा तो अल्फा ही चलेगी। तो बीटा कार्बन एटम नहीं होने चाहिए, बीटा हाइड्रोजन, अगर बीटा कार्बन हो गया तो बीटा हाइड्रोजन बिल्कुल भी ना हो, ये ना हो, मान लीजिए बीटा कार्बन एटम है लेकिन बीटा हाइड्रोजन ना हो। तीसरी बात जो अभी हम बता रहे थे, आपका बेस, बेस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगली बात आ गई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन एच को दे पाएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी।
उसके बाद जब भी अगर हम ये चाहें कि न्यूक्लियोफाइल भी हमने ऐसा ले लिया, वीक हो यानी बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया, फिर भी हम चाहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ना चले, तो फिर हम क्या करें? फिर अगली बात आ जाती है टेम्परेचर की, तो आप हाई टेम्परेचर रखें। क्या रखें? हाई टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या प्रूव हुआ? यहाँ से ये प्रूव हुआ कि मान लीजिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम आपके सामने बना दें और यहाँ पे हम रिएक्टेंट ले लें, और रिएक्टेंट लेने के बाद मैं आपके सामने मान लीजिए एक्सोथर्मिक के ही दो डायग्राम बना देता हूं, आप बड़े ध्यान से देखना। और मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाते हैं, और प्रोडक्टों की एनर्जी मान लीजिए हमने सेम रख दी, चाहे वो कैसे भी बनता हो। इन दोनों में से एक रिएक्शन तो ऐसी होगी जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन चल रही होगी यहाँ पे, और दूसरी रिएक्शन ऐसी होगी जो आपकी कैसी चल रही होगी, बोलो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही होगी। कहने का अभिप्राय क्या है, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से कि क्या, कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्स मोर एनर्जी। तो आपने देखा कि आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इट रिक्वायर्स मोर एक्टिवेशन एनर्जी, मींस इट टेक्स प्लेस एट द हायर टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एलिमिनेशन के लिए चाहिए, और ये एक्टिवेशन एनर्जी बोलो किसके लिए चाहिए? फॉर द सब्स्टिट्यूशन। तो जो बात हमने यहाँ पे लिखी हाई टेम्परेचर का, ये प्रोफाइल डायग्राम आपके सामने आ गया कि जो रिप्रेजेंट करता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ही क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होता तो इतनी ज्यादा एनर्जी मिल नहीं पाती, और इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं तो कम मिली हुई है तो कम वाली रिएक्शन चल जाएगी, और कम वाली रिएक्शन कौन है? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन होगी नहीं। तो कहने का मतलब हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन, while द लोअर टेम्परेचर फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया ना इतना? तो ये चीज आप अपने माइंड के अंदर फिट करके रखना, इसके बेसिस के ऊपर आपके ढेर सारे क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाते हैं। काफी रिएक्शन ऐसी होती है जो एग्जाम में मान लीजिए आपके लिखी मिल गई, जिसमें एरो के ऊपर लिख दिया हीट और एरो के ऊपर लिख दिया कूल मीडियम, तो उससे एकदम आपको क्लियर ही हो गया भाई यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन था कि बताएं इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, एलिमिनेशन वाला होगा या सब्स्टिट्यूशन वाला होगा। तो हमने देखा एकदम भाई हाई टेम्परेचर लिख रखा है, हीट लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हीट लिख रखा, हाई टेम्परेचर लिख रखा है, तो एलिमिनेशन वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो सब्स्टिट्यूशन वाला है वो आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये आपकी जो अभी स्पीसी हमने यहाँ पे बना के दिखाई, जो डाइक्लोरोकार्बन जैसे बन गई, CH Cl3 है, क्लोरोफॉर्म हमने ले रखा था, बेस फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे, तो उसके बाद रिमल्टीवन रिएक्शन के दौरान आपका ये इंटरमीडिएट बनना होता है। क्लियर हो गया? आगे बात समझ में? तो ये था हमारा अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो अल्फा एलिमिनेशन के बारे में कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके तुरंत बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे बीटा लिख दिया, इन चीजों को देखो मैं अब क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अगर हमारे पास उसी टाइप टाइप से दो एटम हो और उनको हम रिमूव करना हो, टू एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, जरूरी नहीं कि एटम। मान लीजिए एच, मान लीजिए एच और Cl रिमूव कर रहे हैं तो एच इज एटम, Cl इज एटम। मान लीजिए एच और OH रिमूव कर रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं, तो एच इज एटम, OH इज ए ग्रुप ऑफ एटम, क्योंकि OH के अंदर दो एटम आ गए, एक O भी है और एक H भी है, इसलिए हमें ये लिखना पड़ जाता है एटम और द ग्रुप ऑफ एटम। तो कहां से रिमूव? फ्रॉम दी एडजेसेंट कार्बन एटम से हो जाए, तो फिर आप उसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह देंगे। क्या कह देंगे आप उसे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी वो आपकी रिएक्शन E1 भी हो सकती है, वो आपकी E2 भी हो सकती है, वो आपकी E1C भी हो सकती है। एक लास्ट में देखेंगे जो आपकी प्रोलाइटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। प्रोलाइटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक हो गया बेटा? अब देखो बड़े ध्यान से देखना, आप क्या करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं इवन रिएक्शन चले, तो इवन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी? इवन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें मान लीजिए मैंने ये रिएक्टेंट लिया कोई, बड़े ध्यान से देखना। अब हम क्या करें इसके दौरान कि हमारे पास पहली कंडीशन अल्फा के बाद बीटा जरूर, बीटा हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए। बोलो कौन से हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए? बीटा, बीटा हाइड्रोजन जरूर हो। अब क्वेश्चन ये उठा के अब हम इसमें डालें क्या, कौन सा रिएजेंट डालें?
तो अब हमें ऐसा काम करना है, क्योंकि इवन रिएक्शन है, दूसरा रिएजेंट अटैक ही ना कर पाए। और फिर आप कहेंगे कि सर अगर आपने यहाँ पे डाल दिया बेस तो अब क्या करें। अगर बेस डाल दिया तो क्या होगा कि, या फिर आप कहेंगे सर न्यूक्लियोफाइल डाल दें तो क्या होगा। फिर बात आ गई बेस की, बेस हम वीक लें या स्ट्रॉन्ग लें। ध्यान से देखना जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि इसके दौरान ऐसा हो जाए कि Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए यहां से, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, देखो इस टाइप से, बड़े ध्यान से देखना, और कार्बन के ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन जाए। ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा कि जो अटैकिंग स्पीसी का मतलब जो बाहर से हमने रिएजेंट डाला है, वो बेस हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो कोई भी हो, इनका इफेक्ट तो अब अगली स्टेप में आने वाला है। तो आपका क्या होगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो सेंट्रल एटम था जिसके ऊपर ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करवा दी। किस लिए करवाई, ताकि इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक ही ना हो पाए। देखो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज था, Cl के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, ताकि इसके ऊपर अटैक ही ना हो। नहीं होगा तो सिर्फ लिविंग ग्रुप ही निकलेगा। मान लीजिए Cl नेगेटिव यहां से निकल गया और आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, उसके बाद अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई। वो पॉसिबिलिटी अब क्या क्या आई, क्योंकि जो ये कार्बोकेटाइन है यहाँ पे, अगर इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, देखो ये कार्बन, देखो कुछ इस टाइप से, और ये मैंने इसके ऊपर देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। और ये लिविंग स्पीसी है जो अभी निकली थी, है तो बीकर के अंदर ही, है तो उसी कंटेनर में। तो अब क्या होगा, जो भी अगली हमारी स्पीसी होगी वो कहाँ पे अटैक करे, या तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करे, या इस H को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। अब वो किसको दे अपने इलेक्ट्रॉन, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो भी स्पीसी होगी नेगेटिवली चार्ज स्पीसी, वो स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो अपने हमें तो बेस ही लेना है। तो किसको इलेक्ट्रॉन देगा, वो H को, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बोलो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ये CH3 था, ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर बोलो यहाँ पे क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड, और ये बोलो क्या आ गया, CH2 है ना। इसको अब हम थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, एक CH3 ये बच गया, और एक CH3 ये इधर वाला है, एल्कीन्स बन गई। बोलो क्या बन गई, एल्कीन। अगर गिवन स्पीसी आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती तो क्या होता, वो किस पे अटैक करता, कार्बन पे। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बना है जो एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो अटैक आगे भी हो सकता है पीछे भी, लेकिन फ्रंट अटैक के चांसेस कम होंगे, क्योंकि इधर प्रेजेंट कौन है बीकर में, लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे रेसिमाइजेशन होती, पार्शियल रेसिमाइजेशन होती, पार्शियल रेसिमाइजेशन के प्रोडक्ट बनते, मतलब जो दो प्रोडक्ट बनते वो अनइक्वल अमाउंट में बनते, क्योंकि फ्रंट अटैक कम होगा और बैक साइड अटैक क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा मेरे को अभी भी ध्यान है, जब जब आपकी क्लास की बता रहा हूँ, जब आप +2 में थे तो उसके दौरान आपके जो बोर्ड का पेपर हुआ था, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर जो CBSE बोर्ड ने भी गलत कर दिया था। वो क्या गलत कर दिया था, वो यही था, यही सेम क्वेश्चन था कि कार्बोकेटाइन जब बना तो उसके दौरान जो प्रोडक्ट बनेंगे कैसी रेसिमाइजेशन होगी, पार्शियल होगी कंप्लीट होगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, होनी चाहिए थी पार्शियल, लेकिन उन्होंने कंप्लीट लिख दिया था, और जब आंसर आई थी आंसर की, उसमें भी कंप्लीट के ऊपर ही टिक कर रखा था, जबकि होना किसके ऊपर चाहिए था, पार्शियल के ऊपर। जिसमें मैंने फिर क्यूरी के पास ऑब्जेक्शन भी भेजी थी, लेकिन फिर उसके ऊपर कोई सुनवाई हुई नहीं थी, तो इसलिए मैंने फिर उसको जाने दिया था। खैर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन राइट आंसर ये है, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल ही आपको जवाब देना है। और अब जो टीचर चेक करने वाले होंगे वो CBSE बोर्ड के नहीं होंगे, वो आपके यहीं इर्द गिर्द के किसी गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर होंगे। तो आपको वही लिखना है जो अभी आपको बताया जा रहा है, पार्शियल रेसिमाइजेशन होगी। लेकिन हम चाहते हैं चले हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, हम चाहते हैं कि हमारी इवन रिएक्शन चले। इवन रिएक्शन बोलो कैसी रिएक्शन हुई, जिसमें फर्स्ट स्टेप के दौरान, जो कि एक रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, बोलो कैसी स्टेप है। अब मैंने पहली स्टेप को देखो, मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और मैं आपको ये कह दूं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना दो, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मान लीजिए मैंने आपसे बनवाना शुरू कर दिया। तो आप ये कहेंगे सर एक रिएक्टेंट बना दो, तो देखो मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी शो कर दी, देखो यहाँ पे एनर्जी हो गई। इस साइड में हम लिख देंगे यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। फिर आप कहेंगे सर ये रिएक्शन तो दो स्टेप में चल गई, पहले आपका क्या बना, इंटरमीडिएट बना, कार्बोकेटाइन बना, तो इंटरमीडिएट बना तो उसको भी कहीं ना कहीं बीच में दिखाना पड़ेगा। फिर इधर प्रोडक्ट मान लीजिए हमने दिखा दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन की फॉर्म में, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो बना तो उसके बाद क्या करें, अब दो ऑप्शन आ गई आपके सामने कि सर या तो इसको ऐसे दिखाओ, सर ऐसे दिखाओ,
या फिर किसी बच्चे ने कहा सर आप ऐसे मत दिखाओ इसको, आप इस डायग्राम को, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को जो इंटरमीडिएट बना है, इसको सर आप कुछ ऐसे दिखाओ, ये सर मुझे ठीक लग रहा है। फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों? फिर किसी बच्चे ने कहा कि सर इसलिए क्योंकि अभी अभी जो आपने एक शब्द बोला था जिसको आप कह रहे थे रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो रेट जो डिटरमिनिंग स्टेप है आपने पहली को नहीं दूसरी को बताया। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, ये फर्स्ट स्टेप की मैग्नीट्यूड है। फर्स्ट स्टेप जो ये चली यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बना, जो कि आपका कार्बोकेटाइन बना, जो फर्स्ट स्टेप है ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड। ये जो सेकंड स्टेप चली ये उसका मैग्नीट्यूड एक्टिवेशन एनर्जी का, क्योंकि आपने पहली स्टेप को ही कहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, और सेकंड स्टेप के दौरान मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी का कम। तो दैट्स वाई ये डायग्राम करेक्ट है, और जो सर पहले आपने बनाया था वो गलत था। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा आपकी इस पर्टिकुलर इवन रिएक्शन के लिए। जब भी इवन रिएक्शन चलेगी तो सिर्फ हमने किस बात को ध्यान में रखते हुए इस मैग्नीट्यूड को, इसको ज्यादा और इसको कम दिखाया, नहीं तो हम इसको कम कर देते और इसको क्या दिखा देते, ज्यादा। क्लियर हो गई ये बात? तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसका जवाब कुछ इस तरीके से दे देंगे। उसके बाद ये जो बीच में बनी ट्रांजिशन स्टेट बनी, ये ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1 बनी, ये ट्रांजिशन स्टेट नंबर बोलो क्या बनी, 2 बनी। क्लियर हो गया ऐसे? तो यानी ट्रांजिशन स्टेट का मतलब जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हुए दिखेंगे, नए बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे, तो उसको कैसी स्टेट कहा जाता है, बोलो ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हो गई आपकी इवन रिएक्शन, बोलो कैसी हो गई, इवन। और मैंने क्या बताया, इवन और SN1 में से कौन सी कब कब चलेगी, इवन हो चाहे यहाँ पे बोलो बेटा कौन होती, SN1 होती। बाद में भी हम इनका कंपैरिजन करेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे फिर करेंगे कंपैरिजन। ठीक हो गया ना? तो आपने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप दोनों में क्या रहने वाली है, कॉमन, कार्बोकेटाइन ही बनेगा, वहां पे फर्क ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, वहां पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। हमने टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले ली, टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिए तो क्या हुआ, वही कार्बोकेटाइन बन गया। अब आई सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि अब E1 चलेगी या SN1। क्लियर हो गया? तो यानी E1 और SN1 के ऊपर आपके बिल्कुल डिपेंड नहीं करता इस बात के ऊपर। मतलब आपका जो रेट ला देखे, केमिकल काइनेटिक्स देखे, तो केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार ये जो रिएक्शन है E1, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसका, क्योंकि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसके अंदर सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व है। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक, है ना, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है। यहाँ पे आपके दूसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहने का मतलब जो आप बेस और ये जो लेंगे आप, कौन लेंगे बोलो, न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे होने चाहिए जो इसके ऊपर अटैक ही ना कर पाए। अटैक कब ना कर पाए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमने ऐसा ले लिया, बोलो कौन ले लिया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया। तो इसीलिए फिर आप ये भी कह सकते थे सर बेस, सर बेस भी आप लोगों को ऐसा लेना है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बेस की दो कैटेगरी होती है। यहाँ पे तो हमने जो कहा, जो शब्द बोला कि सर स्ट्रॉन्ग बेस बोल दिया आपने, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं कि इसका नेचर बेसिक ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द न्यूक्लियोफिलिक वन, ताकि एलिमिनेशन चल पाए। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने बेस बोल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर हम इधर चलते हैं, सर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है ना इस एच के ऊपर, फिर रिएक्शन चल जानी चाहिए थी यहाँ पे, है ना, इसके ऊपर अटैक कर देता। फिर हम कहेंगे कि हम उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह रहे, नहीं तो मैकेनिज्म ही दूसरा बदल जाता। अब जो मैकेनिज्म दूसरा बदलेगा और बदलने के बाद क्या होने वाला है, जो बात अभी सर आपने बताई, तो उसको आप दूसरे तरीके से क्या बता सकते हैं, मैं कहूंगा देखो अभी बताने की कोशिश करते हैं आपके सामने। मान लीजिए मैंने सेम रिएक्शन आपके सामने लिख दी यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना, और मैंने यहाँ पे ले लिया वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। हमने, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे सेकंड स्टेप के अंदर बेस तो लेना है, लेकिन बेस का नेचर डोमिनेट कर जाना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक नेचर के ऊपर, लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन ले लिया, यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपका R ग्रुप है, मान लीजिए मिथाइल ग्रुप ही होता, ये मिथाइल होता, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन बन जाते, ये K पॉजिटिव हमने ले लिया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने H लिया तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो क्या बना, देखो ध्यान से, ये CH3 है, ये C है, ये Cl है, ये CH2 हो गया। ठीक हो गया ना? और यहाँ पे आपने क्या देखा, बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ गए, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया ना, नेगेटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ही तो रह गए, दोनों इसी के पास रह गए। और ये मैंने CH3 यहाँ पे भी दिखा दिया, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसी बन गई। देखो कोई भी स्पीसी अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, सॉरी, कोई भी स्पीसी अगर H एटम को H पॉजिटिव की तरह लॉस करती है तो एसिड है,
और उसके अंदर से H पॉजिटिव निकलने के बाद जो भी स्पीसी बनती है उसका कंजुगेट बेस कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है? कंजुगेट बेस। तो ये कंजुगेट बेस बन गया अब यहाँ पे। तो ये पहली स्टेप आ गई। और दूसरी स्टेप जो आई उसके अंदर अब ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और दोबारा से आपकी एल्कीन बन गई। बोलो क्या बन गई? ये डबल बॉन्ड आ गया ना, ये CH3 यहाँ आ गया और CH3 देखो यहाँ पे आ गया, एल्कीन बन गई। लेकिन अब की बार जो रिएक्शन चली वो ऐसी रिएक्शन चली जो थ्रू कंजुगेट बेस चली, E1CB कह देते हैं। एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसके दौरान फर्स्ट स्टेप के दौरान आपके कार्बन आयन बनता है जो कि आपके रिएक्टेंट का कंजुगेट बेस है। कंजुगेट बेस है उसका, बोलो कौन है? कंजुगेट बेस। और ये रिएक्शन कब चलती है? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो। बोलो क्या हो? स्ट्रॉन्ग बेस हो। एलिमिनेशन रिएक्शन चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? बोलो स्ट्रॉन्ग बेस। E1CB चलाने के लिए यहाँ पे भी हमें बेस चाहिए, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, नहीं तो मैकेनिज्म E1 ना रह के E1CB हो जाएगा। हम चाहते हैं मैकेनिज्म E1 चले, तो क्या करना पड़ेगा? हमें बेस ही लेना है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्गर ना हो। आगे बात समझिए। बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर E1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन बन गई यहाँ पे। लेकिन ये दिखती ऐसी है कि इसका कंपटीशन किसके साथ चल रहा है? बोलो E1 के साथ। डिपेंडिंग अपॉन सिर्फ बेस का नेचर, उसी के आधार के ऊपर के E1 होने वाली है या E1CB रिएक्शन होने वाली। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आ गया, जो अभी हम यहाँ पे कह रहे हैं E2। मान लीजिए हमने एल्काइल हैलाइड कुछ ऐसा ले लिया, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए हमने ये ले लिया यहाँ पे, अब क्या करें? हमने ये ले लिया यहाँ पे, तो अब हमारी रिएक्शन कौन सी चलेगी? E2 चलेगी। E2 कैसे कैसी होती है, कब चलती है? वो तब चलती है जब एक ही स्टेप के अंदर, मान लीजिए हमने कोई बेस ले लिया। बेस बेस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन H को दे दिए ना। साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए, साइमल्टेनियसली Cl भी निकल गया एक ही स्टेप के अंदर, इन ए सिंगल स्टेप। इन्हें सिंगल स्टेप जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट बोलो बेटा कैसी होती है? जिसमें आपको क्या दिखाई देगा कि CH2 है, ये पुराना बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, ये नया बॉन्ड बेस के साथ बनना शुरू हो गया, ये CH2 था, ये नया बॉन्ड भी बनना शुरू हो गया, ये Cl का बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज था, यानी इस टाइप से जो हमने दिखाया एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब अगली स्टेप के अंदर क्या होगा? कंप्लीट रिमूवल हो जाएगा, आपकी एल्कीन ही बन जाएगी। बोलो कैसी बनेगी यहाँ पे? ये CH2 और बोलो डबल बॉन्ड CH2, देखो आपकी एल्कीन बन गई। तो ये आपकी E2 रिएक्शन कहलाती है। क्लियर हो गया? तो E2 रिएक्शन के दौरान ट्रांजिशन स्टेट बननी होती है, E1 रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन बनना होता है, E1CB के दौरान कार्ब एनायन बनना होता है। तो ये तीनों के मैकेनिज्म के दौरान जो स्पीसी बननी होती है वो अलग अलग होती है। तो E1 में बोलो कौन बना? आपने क्या देखा? कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ध्यान रखना आप। मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रांजिशन स्टेट। फिर आप कहेंगे कि सर ये जो बात अभी बोली इसमें डिफरेंस आप कैसे शो करेंगे? देखो, हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपके सामने शो करूं, तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे हमने मान लीजिए, अब मैं आपके सामने डायग्राम ड्रा करूंगा, आप मुझे बताना कौन सा डायग्राम किसका है। तो मान लीजिए मैंने ये डायग्राम ड्रा कर दिया, बड़े ध्यान से देखना। आपको ये बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बताओ शहबाज, ये कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? E1 है, E2 है, E1CB है, कौन सी रिएक्शन है ये? बताएं शहबाज। फिर आप कहेंगे सर ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हो गया, मान लिया, ये हमने मान लिया एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, ये भी हमने मान लिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर आप कहेंगे सर इसमें तो बीच में एक इंटरमीडिएट भी बन गया, और इंटरमीडिएट ऐसा बना जिसमें पहले वाला जो है एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड वो ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कौन सी होगी? आपकी E1 रिएक्शन होगी। बोलो कैसी रिएक्शन हो गई? E1। अब इसको देखो मैं बदल देता हूं। अब मैंने ऐसा किया, हमने ऐसा डायग्राम बना दिया जिसमें हमने एक ट्रांजिशन स्टेट को शो कर दिया, यहाँ पे एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। वो एक अलग बात कि हमने एक्सोथर्मिक इसको शो कर दिया। अब बताएं इसमें क्या दिखाएंगे आप? फिर आप कहेंगे सर ये तो आपकी E2 रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट था, एक प्रोडक्ट था, जिसमें बीच में क्या बनी थी? एक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी।
तो ये ट्रांजिशन स्टेट आपने सर हमें पहले बता रखी है, वो हमेशा ऊपर हिल होती है ना। तो बीच में जो आपने दिखाया वैली दिखाई वो सिर्फ दो ही दिख रही है, एक रिएक्टेंट दिख रहा है और एक प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट एक है। अगर ट्रांजिशन स्टेट दो दिखती, देखो जैसे यहाँ पे थी, तो फिर हम बात करते E1 की, है ना, इस टाइप से। फिर उसके बाद हम एक चीज और पूछता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं आपके लिए, एक सेकेंड। बताओ बेटा, अभी तक मैंने दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपके सामने बनाए थे बस, है ना। एक का बच गया, एक का किसका बच गया, तो इसका बताओ क्या बनेगा। देखो ये ठीक है E1 CB के लिए। आप सिर्फ हाँ ना में जवाब देते चले जाना। ये इधर हमने एनर्जी ले ली, इधर प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन ले ली हमने, तो क्या ये ठीक है E1 CB के लिए, बताओ क्या गलत है, बताओ। आप बिल्कुल देखते ही एकदम कह देंगे सर गलत है, बिकॉज द E1 CB रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दीज टू स्टेप, जिसमें पहली स्टेप में कार्बन आयन बनता, कंजुगेट बेस बनता, अगली स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें ऐसा आपने शो कर नहीं रखा, तो इसलिए ये जो आपने बना दिया सर दोबारा से, जिसमें सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट है, तो वो आपकी E2 रिएक्शन के लिए ही है। तो ऐसा आप कह सकते हैं। चलो उसके बाद हमने ये डायग्राम आपके लिए बना दी, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, ये कौन बना बोलो, बीच में एक इंटरमीडिएट, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड स्टेप की, फर्स्ट स्टेप। आपके क्या होता है, जो E1 CB जो रिएक्शन चलती है, इस E1 CB रिएक्शन के दौरान जो पहली रिएक्शन होती है, देखो ये वाली, जब कार्बन एन दैट इज ए फास्ट रिएक्शन, और ये क्या होती है आपकी, स्लो रिएक्शन होती है, सेकंड वन, जिसमें आपके ये मिथाइल जो ग्रुप, ये देखो यहाँ पे लगा, एल्कीन आपकी बन गई। दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये कैसी स्टेप है आपकी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो आपके E1 और E1 CB दोनों के अंदर दो दो ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं। ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2, दोनों में ही एक इंटरमीडिएट बनता है। एक में कार्बोकेटायन बनता है, एक में कार्बेनायन बनता है। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सी है आपकी, जिसके दौरान कार्बोकेटायन बने, वो आपकी रेट डिटरमिनिंग स्टेप है E1 के अंदर। और जबकि E1 CB के अंदर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो आपकी कौन सी है, दैट इज द सेकंड वन, जिसके दौरान कार्बन आयन किस में कन्वर्ट होता है, एल्कीन में। ऑन दैट बेसिस आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में चेंज होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया ना। तो तीनों के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको बता दिए। तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शन के ऊपर आपके एग्जाम में आ जाता है, राइट ए नोट ऑन दिस, ऐसे ही आने होते हैं आपके क्वेश्चन सीधे साधे से। तो आपने देखा होगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी ने देख लिए होंगे। आपके घुमा फिरा के तो कोई क्वेश्चन है नहीं। आपको सिर्फ अपनी हेडिंग के साथ चिपक के रहना है। जो आपके सिलेबस है, सिलेबस की हेडिंग देखो, और फिर ये मान लो कि इस हेडिंग के ऊपर आगे लिख दो, दूसरी हेडिंग है तो उसके बारे में लिख दो। और दूसरी चीज जो कर रखी है उन्होंने, मैंने देखा एक क्वेश्चन सीधा दे रखा है, जैसे 8 नंबर का सीधा आ गया। आपका पेपर कितने नंबर का है, 70 नंबर का है जैसे। तो 70 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 14 5 जा 70, तो 14 5 जा 70, तो 14 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको वहां पे देखने को मिल सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट। तो उसके उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बेटर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जितना बढ़िया आप लिख पाएंगे। इसलिए जो बातें अभी आपको बताई जा रही हैं, डायग्राम आपको बताए जा रहे हैं, वो इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो इसलिए बेटर से बेटर अपनी प्रेजेंटेशन दें, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। अगर आपने ऐसे ही लिख दिया, थ्योरेटिकल ऐसे ही कर दिया काम, जिसमें कोई डायग्राम नहीं दिख रहा, कोई और चीज नहीं दिख रही, तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। वो एक पैराग्राफ सा हो जाता है। पैराग्राफ में वही होता है जो आपके, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का पेपर है, कोई और पेपर है, जिसमें जैसे मान लीजिए आप छोटी क्लास में थे ना बेटा, जब आप ऐसे लिखते थे, कोई 10 नंबर का था, तो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे के कितने आ जाते थे, 10 में से 7 आ गए, 8 आ गए, इससे ज्यादा तो नहीं आते थे। और बच्चों के कितने आते थे, 4 5 6, कोई पॉइंट पे पास हो जाता था। होता था ना बेटा ऐसे। बेटा अब आप मेरे को ये बताओ, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया,
तो उसमें से कुछ कॉमन कॉमन बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको उनका जवाब देना है, या जो मैं बोलूँ आप उसमें बताते रहना कि वो चीज ठीक है या गलत। पहली चीज, जैसे मैंने आपसे ये पूछा कि जो ये रिएक्शन है जो आज हमने आपको पढ़ाई, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, इस एलिमिनेशन रिएक्शन में वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस एलिमिनेशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। मींस नेचर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन को भी अफेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी। तो आखिर वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं कि उन्हीं के आधार के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन E1 चलेगी, E2 चलेगी, E1C भी चलेगी, या आपकी पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन चलने वाली है। या अगर हम फैक्टर बदल दें तो ऐसा तो नहीं कि कभी एलिमिनेशन रिएक्शन ना चले, मतलब वो माइनर प्रोडक्ट बन जाए, और मेजर प्रोडक्ट कोई दूसरी रिएक्शन का बन जाए, मतलब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन चल जाए, मतलब वो SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, क्या पता वो चल जाए। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि हमारी जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वाला। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस बात को इफेक्ट करेंगे। तो वो जो फैक्टर है उनमें सबसे पहला फैक्टर तो कौन आ जाता है। देखो, आप ये बताएं, जब भी कोई रिएक्शन चलती है क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कुछ है ही नहीं और रिएक्शन चल गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मीन्स कंटेनर में सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई आप सब्सटेंस डालेंगे जिसे आप सबस्ट्रेट कहते हैं, जिसे आप रिएक्टेंट कहते हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट का होना जरूरी है, तभी वो रिएक्शन चलेगी, अदरवाइज तो चलेगी नहीं। अब जो रिएक्टेंट आपने लिया उसका नेचर क्या है, उस सबस्ट्रेट का नेचर क्या है, वो कौन सा सबस्ट्रेट है, किस टाइप का है। अगर एल्काइल हैलाइड जैसे आज हमने लिए, तो कैसा है वो एल्काइल हैलाइड, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है। तो उसके नेचर के आधार पे ही तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन चलेगी या सब्सटीट्यूशन चलेगी। लेकिन अकेला सबस्ट्रेट डिसाइड नहीं करता कि रिएक्शन सब्सटीट्यूशन चलने वाली है या एलिमिनेशन रिएक्शन चलने वाली है। ऐसा आज हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर इसके दौरान आ जाता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के दौरान, ये भी तो देखा जाता है कि मान लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन चल रही है या सब्सटीट्यूशन, तो उसके दौरान कोई ना कोई ग्रुप, सब्सटीट्यूशन है तो भी एक स्पीसी रिमूव तो होती ही है, स्ट्रॉन्गर स्पीसी आके उसको रिमूव करती है। एलिमिनेशन है तो भी तो दो एटम रिमूव होने ही होते हैं, तो एक लिविंग ग्रुप होता है, एक जो बेस आता है, बेस देता है अपने इलेक्ट्रॉन H को, तो एक तो H हो गया। H के अलावा कोई दूसरा ग्रुप होता है, उसको अक्सर एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं। तो लिविंग ग्रुप कैसा हो, इजीली लिविंग ग्रुप हो या पुअर लिविंग ग्रुप हो, गुड लिविंग ग्रुप हो या पुअर हो, तो कैसा होना चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर भी तो रिएक्शन का नेचर डिपेंड करता है कि लिविंग ग्रुप पुअर है या गुड है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट ये भी तो डिसाइड करता है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन आपने देखी थी, अल्फा थी या बीटा थी, तो रिएक्टेंट के अंदर ये भी तो देखना जरूरी हो जाता है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है भी या नहीं है, बीटा हाइड्रोजन है भी या नहीं है। उसी के बेसिस के ऊपर ही तो नेचर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कि अल्फा चलेगी या बीटा चलेगी, चली ना। तो आपने क्या देखा, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर भी रिएक्शन कौन सी चलेगी उसका होना निर्भर करता है। उसके बाद अगला फैक्टर क्या आ जाता है कि आपने रिएक्टेंट तो ले लिया, रिएक्टेंट लेने के बाद आपने देखा था जो रिएक्शन हम आपको दिखा रहे थे कि अटैकिंग स्पीसी कौन है, वो बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। और बेस है तो स्ट्रॉन्गर बेस है या वीक है, न्यूक्लियोफाइल है तो वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रॉन्गर वन है। उसी के आधार पे ही तो आपकी नेचर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। बेस अगर है, उसका बेसिक नेचर स्ट्रॉन्ग है तो एलिमिनेशन हो जाती है, अगर उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर स्ट्रॉन्ग है तो आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। और फिर बेस कैसा है, स्ट्रॉन्गर है या वीक है, उसके आधार पे ही तो आपकी डिफरेंट रिएक्शन का नेचर डिपेंड करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो कौन सी होगी, E1 होगी, E2 होगी, E1C भी होगी। वो बेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि बेस स्ट्रॉन्गर है या वीकर वन है। तो अगला पॉइंट आपका आ जाता है बेस के बारे में कि वो कैसा है। उसके बाद टेम्परेचर फैक्टर था कि टेम्परेचर हो तो कैसा हो, वो लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ द रिएक्शन कि एलिमिनेशन चलने वाली है या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन चलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी तो डिपेंड करता है कि मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन चल पड़ी, तो जो रिएक्शन चली है उसके दौरान कोई इंटरमीडिएट बन गया, मान लीजिए अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन चली, तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान मान लीजिए कार्बिन्स बन गए। कार्बिन जो बने वो स्टेबल भी तो होने चाहिए, अगर वो स्टेबल है ही नहीं तो वो बनेंगे क्यों। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, लेकिन वो कौन सा फेवरेबल फैक्टर है जो उसके अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बन जाती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है उसी कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर हम जो दो डॉट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसे कार्बिन कह रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज
कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अदरवाइज अगर, ये तो हो गया अल्फा के बारे में, लेकिन अगर बीटा एलिमिनेशन चल रही है और बीटा में भी E1 है या E2 है या इवन CB है, उसके दौरान भी तो आपने देखा E1 में कार्बोकेटायन बनता है, E2 के अंदर आपका ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है, इवन CB में नेगेटिवली चार्ज पीसी कार्बोनाइन बन रहा था। तो कार्बोकेटायन बनता है, उसकी स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, उसको तो प्लस आई इफेक्ट वाले इंक्रीज करेंगे। आपके अगर कार्बोनाइन बनता है, वहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इंक्रीज करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन के जो कार्बोकेटायन बना, कार्बोनाइन जो बनता है वो तभी बनता है नेचर ऑफ द रिएक्शन के आधार पे। तो वो कार्बोकेटायन बन के स्टेबल है भी या नहीं, वो उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो कार्बोकेटायन से पहले जो रिएक्टेंट था वहां पे जो और सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनका नेचर कैसा था, कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले थे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले थे। तो रिलीजिंग वाले तो क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। विड्रॉइंग वाले हैं तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यानी लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट भी ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी रिएक्शन चलने वाली है, कि कार्बोकेटायन बनने वाला है E1 चलेगी, या कार्बोनाइन बनने वाला है E1 CB चलेगी, या आपकी सिंपल E2 चलेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद डिपेंड करता है कि रिएक्शन तो चल पड़ी, लेकिन उसके बाद आगे अब जो स्पीसी बनी, जैसे कार्बोकेटायन बना या कार्बोनाइन बना, वो डिपेंड करता है कि वो बन तो गए लेकिन वो स्टेबलाइज हुए कि नहीं हुए उस रिएक्शन मीडियम के अंदर। रिएक्शन मीडियम का मतलब क्या है, जो भी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए बन गया, वो सारी रिएक्शन तो हम आपको पहले समझा चुके हैं। कार्बोकेटायन बना मतलब आयनिक स्पीसी बनी, कार्बोनाइन बना आयनिक स्पीसी बनी। उनको पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, उनको स्टेबलाइज कर देते हैं। एपोलर जो होते हैं उनको स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं। तो सोलवेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सोलवेंट हो तो कैसा हो। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि बेस है, मीडियम कैसा हो, उसमें आपने रिएजेंट बेस ले रखा है या मीडियम एसिडिक ले रखा है या बेसिक ले रखा है, उसके ऊपर भी नेचर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल्स ले लिए, तो अल्कोहल ले लिए तो क्या होगा, अल्कोहल ले लिए तो OH ग्रुप लगा हुआ है, और जो OH ग्रुप आपका लगा हुआ है, मान लीजिए मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताऊं तो बड़े ध्यान से आप इधर देखना। देख, आप बड़े ध्यान से देखना और उसका जवाब देना। देखो मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3, मान लीजिए मैंने लिख दिया CS2, मैंने लिख दिया OH। बोलो ये कौन है, अल्कोहल है कि नहीं है। इस अल्कोहल के अंदर मान लीजिए मैं बेसिक मीडियम करूं या एसिडिक, आप खुद देखना ये रिएक्शन फेवर कब होगी। मान लीजिए मैं एसिडिक मीडियम यहाँ पे कर दूं, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यहाँ पे, तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, एच को दिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं क्या आपको क्या बता रहा हूं, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन चलने के लिए क्या जरूरी है, कि दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपके लॉस होंगे। जो दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो लॉस होने वाले हैं, उनमें से एक लिविंग ग्रुप होगा। लिविंग ग्रुप इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये निकलेगा ही नहीं, मान लीजिए आप एसिड ना डालते, तो ये ग्रुप आराम से निकल नहीं पाएगा, इट इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाया गया है, एसिडिक मीडियम डाल के बनाया गया है। मतलब क्या डाला आपने, एसिडिक मीडियम, ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है। और अब यहां से बोलो क्या लॉस हो गया, यहाँ से वाटर। अब यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन बन गया, देखो यहाँ बन गया ना, कार्बोकेटाइन बन गया। अब उसके बाद वो अगली स्टेप है कि ये CH2 है, ये H हमने ले लिया, अब बेसिक नेचर होगा यहाँ पे। और अब इस H को अपने इलेक्ट्रॉन जो बेसिक नेचर ये दिया गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। या इसके ऊपर भी अटैक हो जाए तो बोलो क्या चलती है आपकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। बोलो कैसी होती, यहाँ पे अटैक तो सब्स्टिट्यूशन, H को इलेक्ट्रॉन देके अब सेट करवा लिया जाए, डबल बॉन्ड बन जाए, तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपके क्या बन जाएंगे, यहाँ पे एल्कीन्स बन जाएंगे। बोलो क्या बन जाएंगी, एल्कीन बन जाएंगे ना बेटा, यहाँ पे देखो ये एल्कीन बन जाएंगे, इस टाइप से ये एल्कीन बन गए यहाँ पे। ठीक हो गया, तो क्या बन गई बोलो, ये एल्कीन बन गई। ठीक, आ गया समझ में। तो ये हमारे वो कौन कौन से फैक्टर थे अभी तक जो मैंने आपको बताया, तो ये सारी बातें क्या चली हुई थी, द डिफरेंट फैक्टर्स विच डिसाइड्स द नेचर ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन कौन सी चलने वाली है। तो ये सारी की सारी बातें आपने देखी। एक एग्जांपल आपके सामने अल्कोहल्स का लेके मैंने बताया, और जिसमें बताया कि एसिडिक नेचर भी फेवर कर देता है एलिमिनेशन रिएक्शन को, लेकिन कब, जब रिएक्टेंट कौन हो आपके, एल्कोहल्स, ना कि एल्काइल हैलाइड।
एल्कोहल्स होते हैं तो नेचर ऑफ रिएक्शन कुछ इस टाइप का हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद कुछ चीजें जो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, आप बताएं। मैंने आपके लिए एक शब्द यूज किया था जिसका नाम था रीजियो सिलेक्टिव। रीजियो सिलेक्टिव का मतलब क्या था? बताओ क्या था? कि जिसके दौरान रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बने और दो में से एक मेजर हो और एक क्या हो, माइनर हो। और रीजियो स्पेसिफिक का मतलब क्या था? एक एक स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उससे एक स्पेसिफिक ही प्रोडक्ट बने, तो उसे कहते हैं रीजियो स्पेसिफिक रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा? एक ऐसी रिएक्शन आती है जिसे हम कहते हैं कीमोसेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या होता है हम आपको बताएं, बड़े ध्यान से देखना। अब आपके सामने जो मैं इधर लिखूंगा एक रिएक्शन, अब ये उसका कीमोसेलेक्टिव का मतलब समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी जो ये डिफरेंट रिएक्शन चल रही है इनमें इन शब्दों का मतलब बहुत है जो अभी मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखना बेटा। एक मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन लिख दी। देखो ये साइक्लोहेक्सेनोन मैंने रिंग ले लिया, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया ना, कार्बोनिल ग्रुप। एक मैंने एस्टेरिक ग्रुप लगा दिया, ये आपने प्लस 2 में भी पढ़ रखी रिएक्शन। देखो एक एस्टेरिक ग्रुप हमने लगा दिया ना, दो ग्रुप मैंने लगा दिए। अब बड़ी सिंपल सी बात की इसमें हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट मान लीजिए डाल, हम ये चाहते हैं कि इसमें एक तो मैंने एक साइड में डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक साइड में मैंने डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो ऐसे करके। अब इसमें जो मैंने शब्द यूज किया उस शब्द का मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई ये कीमो सेलेक्टिव इसको हम क्यों कह पा रहे हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसने तो क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हमने डाला तो उसने ये दोनों के दोनों जो ग्रुप है, जो रिड्यूसिबल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एस्टेरिक जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इधर भी है लेकिन एस्टर की फॉर्म में, दोनों का ही रिडक्शन हो गया। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं तो वो क्या करता है, वो सिर्फ किसका रिडक्शन कर देता है, वो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन कर देता है, एस्टेरिक ग्रुप का रिडक्शन नहीं करता। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कीमोसेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिव का मतलब हमने एक रिएजेंट सेलेक्ट कर दिया, इस रिएजेंट के बेसिस के ऊपर अब रिएक्शन हो रही है। ये रिएजेंट लिया तो नेचर ऑफ रिएक्शन अलग है, ये रिएजेंट लिया तो नेचर ऑफ रिएक्शन अलग हो गया। उन्हें कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं बोलो हम उन्हें? आगे बेटा बात समझ में? तो यानी ये बीच में कुछ कुछ ये यूज होने वाली होती है हमारी टर्म, क्या पता कहाँ पे काम आ जाए। तो ये चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखना। सिर्फ हमें शब्दों का मतलब याद रखना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन शब्दों की सेंस आपको पता है तो उसके अनुसार उस वक्त आपको सोचना होता है और उसके अनुसार आप बिल्कुल ठीक जवाब दे सकते हैं। आगे बेटा बात समझ में? अच्छा एक चीज और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मान लीजिए मैंने अभी जो आपके सामने आज एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पे, देखो मैं एक एग्जाम्पल और लिखूंगा आपके सामने, उसके बेसिस के ऊपर आप उसका जवाब देना। देखो देखो बेटा, मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C लिख के इसके ऊपर मान लीजिए कोई हेलोजन लगा दिया, क्लोरीन ब्रोमीन मान लीजिए ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी मान लीजिए मैंने CH3 लगा दिया। ये कोई रिएक्टेंट मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्वेश्चन ये आया कि अब बड़े ध्यान से देखना कि कौन सी रिएक्शन चलेगी और कब चलेगी और किस आधार पे चलेगी, आपको उसको डिसाइड करना है। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने सोडियम इथोक्साइड, यहाँ पे मैंने ले लिया पोटाशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये टर्शरी हो गया ना, एक कार्बन तीन कार्बन से टेस्ट तो टर्शरी कार्बन हो गया। और इसकी टोटल कार्बन 4 है तो कॉमन नेमिंग के अनुसार ब्यूट आ गया, तो टर्शरी ब्यूट हो गया। ओ तो ऑक्साइड आ गया, और नेगेटिव चार्ज या H लगाएं तो टर्शरी आपका क्या बन जाता, ब्यूटेनॉल बन जाता। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे पोटाशियम तो पोटाशियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड, सोडियम तो सोडियम टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। ये हमने कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसी देखो यहाँ पे इस टाइप से ले ली। आगे इतनी बात समझ में? अब क्वेश्चन ये है कि ये बताएं इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन चलनी चाहिए। ये दो चीजें आपके सामने हमने लिख दी और आपको ये भी बता दिया चलो हिंट की फॉर्म के अंदर कि ये भी बेस है और ये भी बेस है। तो बताएं फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, किसमें क्या क्या बनना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दोनों है, उसी के आधार के ऊपर जो बात अभी आप बताएंगे तो उसी के बेसिस के ऊपर अब हम हमारी जो नेचर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी, हमारा प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है। एक नया रूल आने वाला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उस रूल के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक हो गया ना? तो बताएं बेटा शाबाश, जल्दी से देखें और हमें बता दें कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। बताएं बेटा।
आपको एक चीज यहाँ पे दिख रही है बड़े ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज दिख रही होगी, ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी मैंने बता दिया, ये भी बेस है, ये भी बेस है। ये एक ऐसा बेस है जिसका साइज क्या है, छोटा है। ये एक ऐसा बेस है जो बल्कि बेस है। तो कैसा बेस है, बल्कि। तो इन दोनों में से मैं पूछूं स्ट्रोंगर बेस कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज द स्ट्रोंगर बेस, है ना, ये स्ट्रोंगर है। यानी ये तो फिर भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर सकता है, लेकिन ये बेस का ही काम करेगा। लेकिन फिर भी हमने बता दिया दोनों बेस हैं। अब क्वेश्चन ये आया, कौन कहाँ अटैक कर सकता है। अब अटैक करने की संभावना अलग अलग बन जाती है। देखो वो क्या क्या बन जाती है बेटा, बड़े ध्यान से देखना। ये जो CS2 था, मैंने इसका एक एच हटा दिया बेटा, देखो यहाँ से मैंने क्या किया। और दूसरी पॉसिबिलिटी मैं क्या करूं, यहाँ पे देखो ये जो CS3 था, मैंने इसका एक एच हटा दिया बेटा, देखो ऐसे, बड़े ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। अब क्या है कि हमें एलिमिनेशन रिएक्शन चलानी है, तो उसमें एक लिविंग ग्रुप होता है जैसे मैंने बताया। तो लिविंग ग्रुप कौन है बोलो, यहाँ पे ये Br है, और Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। और हम ये भूल जाते हैं कि रिएक्शन कौन सी है, E1 है, E2 है, E1CB है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एलिमिनेशन के दौरान प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब दो पॉसिबिलिटी हो गई, या तो ये जो ये वाली जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है जो बल्कि वन है, ये यहाँ पे अगर इस कार्बन को, इस कार्बन वाले H को इलेक्ट्रॉन दे, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या अटैच है, एक बल्कि CS3 ग्रुप भी अटैच है इधर, है ना। और इसी कार्बन के ऊपर एक ये और बल्कि भी है, लेकिन वो तो इधर भी है इस कार्बन के ऊपर ये बल्कि, लेकिन इस कार्बन के ऊपर बची हुई दो कौन है बोलो, H है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कौन से कार्बन के अराउंड ज्यादा है, इस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और इस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो क्या है, कम है। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां पे तो ये पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड अपने इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे देगा, और ये देखो आगे ऐसे शिफ्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बोलो क्या बनाना चाहेंगे हम यहाँ पे, कि ये CS3 हो गया, और CS3 के बाद ये बोलो क्या हो गया आपका, ये CH2 एज सच रह जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड ये C, और इसके ऊपर बोलो क्या CS3, और यहाँ पे बोलो क्या डबल बॉन्ड CS2 हो गया ना बेटा इस स्टेप से। लेकिन अगर ये ले लें जिसका साइज छोटा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देगा, बताओ क्या बस, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा इस H को, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने के बावजूद इसका छोटा साइज है, अटैक कर सकता है। तो इसलिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे शिफ्ट हुए, निकलना उसी Br को है। लेकिन अब की बार देखो प्रोडक्ट क्या बना, ये CS3 है, ये आपके पास CH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और इस C के ऊपर ये भी CS3 और ये भी CS3 दोनों लगे रह गए ना बेटा। और इसको थोड़ा स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर लिख के दिखाना चाहे अलग अलग, तो एक H इधर है और इधर बोलो कौन है, वो CS3 था। अगर इसी टाइप से मैं इसको भी दिखाना चाहूँ, देखो जो ये प्रोडक्ट बना था, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखो बीच में डबल बॉन्ड दिखा के, अगर मान लो मैं इसको साफ करके दिखाऊं, तो बोलो आप कैसे लिखवाना पसंद करेंगे इसको। कार्बन कार्बन के बीच देखो बेटा ये डबल बॉन्ड है ना, और इस कार्बन के ऊपर दो क्या रह गए, H, हो गया ना। और ये जो कार्बन इसके ऊपर एक तो क्या है ये CS3, और दूसरा बोलो कौन है इसके ऊपर, ये C2H5 है ना, ये इथाइल ग्रुप हो गया ना, CS2CS3 है इथाइल ग्रुप। तो ये एल्कीन बन गया। आपने क्या देखा, ये एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, बोलो क्या है, दो CS3 है, इस पे कितने 1 2 3 मोर सब्स्टिट्यूटेड है। इसको सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं, ये सेटजेफ रूल के अनुसार बना है। और ये होफमान प्रोडक्ट है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे बन गया, ये होफमान प्रोडक्ट बन गया, ये होफमान रूल होता है। होफमान रूल क्या कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान अगर मेजर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, होफमान प्रोडक्ट, अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड बने तो वो सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाता है। आगे बेटा बात समझ में। तो यानी क्या होता है कि कुछ कुछ जो बातें होती है, मैंने जैसे अभी बताया नेचर ऑफ रिएक्शन तो एलिमिनेशन ही है, लेकिन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, तो वो किस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो डिपेंड किसके ऊपर किया, जो बेस था उसका साइज कैसा है, स्मॉल साइज का बेस है या बल्कियर बेस है, उसके बेसिस के ऊपर आप देख पाए कि जो प्रोडक्ट है हमारा किस तरह का बना, क्या उसने सेटजेफ रूल को फॉलो किया या होफमान रूल को फॉलो किया। तो यानी ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछी जा सकती है। तो आपके जो रिएक्शन जो चलती है, होफमान प्रोडक्ट भी बन सकता है और सेटजेफ प्रोडक्ट भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट यूज, डिपेंडिंग अपॉन द बेस यूज्ड, कि उसका साइज कैसा था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। क्लियर हो गया बेटा। अब कुछ जो क्वेश्चन हम आपसे अब पूछेंगे, अब एक चीज और जो मैं आपको बताने वाला था बेटा, इसको देखो मैं क्लियर कर देता हूं यहां से।
मान लीजिए आपके सामने मैं है ना एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दूं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछ लूं कि बेटा जो अभी आज हमने बताया था E1 E2 E1 CB, वो कौन सी रिएक्शन थी जिसके दौरान आपके जो दो लिविंग ग्रुप हैं उनकी पोजीशन एंटी पोजीशन होनी चाहिए थी? बताओ वो कौन सी थी? कौन सी रिएक्शन है जिसके दौरान वो दो एटम जो रिमूव होंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, वो एक दूसरे के 180 डिग्री के ऊपर होने चाहिए? बताओ वो कौन सी थी? अब वो आपकी E2 रिएक्शन थी। बोलो कौन सी रिएक्शन थी? दैट इज द, तो E2 रिएक्शन होती है। लेकिन ये जो शब्द हमने बोला एंटी पोजीशन के ऊपर होने चाहिए, अगर अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ ए साइक्लिक के बारे में, मान लीजिए आपके सामने साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बना दें, कैसी स्ट्रक्चर बना दें? साइक्लिक। और बड़े ध्यान से देखना साइक्लिक स्ट्रक्चर, देखो मैं आपके सामने ड्रा करूंगा और आपको सिर्फ ये बताना है कि रिएक्शन कौन सी चलने वाली है। बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए इधर हम लगा दें, इसका क्या मतलब होता है? बोलो। ये जो हमने ये दिखाया इट इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, कैसे प्रेजेंट है? बिलो द प्लेन, ठीक हो गया। और सॉलिड लाइन से जो हम शो करते हैं दैट इज प्रेजेंट, बोलो कहाँ पे? अबो द प्लेन। यहाँ पे एक और जो प्रेजेंट है मान लीजिए एच, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? बिलो द प्लेन, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एच शो कर दिया बेटा, ये कैसे प्रेजेंट है बोलो? दैट इज प्रेजेंट अबो द प्लेन। अब क्वेश्चन ये उठा, बड़े ध्यान से देखना, कि अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूं चेयर फॉर्म के अंदर, देखो इस टाइप से, ऐसी होती है ना बेटा चेयर फॉर्म, और चेयर फॉर्म मैंने ड्रा कर दी यहाँ पे। और मान लीजिए मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दूं, मैं ये नंबर 1 कर दूं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे में नंबरिंग कर दूं और इसको मैं नंबर 1 कह दूं। तो यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट है बोलो? बिलो दी प्लेन, है ना, बिलो दी प्लेन। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको यहाँ पे ना दिखा के मैं इसको नंबर 1 कह देता हूँ, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं चेयर फॉर्म जब बनाते हैं यहाँ पे वो ग्रुप दिखाते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अबो दी प्लेन। क्योंकि हमने ये पढ़ा था चेयर फॉर्म के अंदर के टोटल जो साइक्लोहेक्सेन होता है, सिंपल देखो, अगर साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें जितने भी बॉन्ड होते हैं हर कार्बन के ऊपर, 6 तो एक्सियल बॉन्ड होते हैं और 6 इक्विटोरियल, 6 और 6 होते हैं। और वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? एक्सियल अबो दी प्लेन, अगले कार्बन पे बिलो दी प्लेन, उससे अगले के ऊपर अबो दी प्लेन, उससे अगले के ऊपर बिलो दी प्लेन, उससे अगले के ऊपर फिर अबो दी प्लेन, और फिर उससे अगले के ऊपर फिर बिलो दी प्लेन। दैट इज द रूल। ये आपकी चेयर फॉर्म के अंदर रूल होता है कि एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं, और 6 कुछ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए इसको नंबर 1 कह दूं और 1 के ऊपर बोलो कौन था यहाँ पे? बी आर, दैट इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। ध्यान से देखना, हो गया ना बिलो द प्लेन। उसके बाद अगला नंबर 2 है, देखो ये रहा, 2 के ऊपर बोलो कौन था? ये रहा। बोलो अबो द प्लेन कौन है? मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया, देखो इस टाइप से। उसके बाद बताओ आगे कौन आ गया? 3 4 5 6, 6 के ऊपर दिखा देते हैं, 6 के ऊपर कौन है बोलो? एच हो गया। तो एक दूसरे के एंटी हो गए ना ये और ये एक दूसरे के क्या है? एंटी फॉर्म है। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सिखाना चाहूंगा, वो ये कि एक प्रोसेस ऐसी होती है जो मैंने पीछे बताई थी, जिसको हम कहते हैं फ्लिपिंग। बोलो क्या कहते हैं? टिल्टिंग नहीं, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग के दौरान होता क्या है? द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट, हाँ, अबो द प्लेन बिकम्स द, तो अब क्या होगा? ये जो एक्सियल था इसकी पोजीशन बोलो क्या हो गई? इक्विटोरियल। और इसकी पोजीशन बोलो क्या हो गई? ये भी इक्विटोरियल। यहाँ पे जो बचा हुआ कौन था बेटा? एच था। यहाँ पे बचा हुआ कौन था? एच था। तो इसमें एक्सीएल पे यहाँ पे तो कौन चला गया? एच ही चला गया। यहाँ पे कौन आ गया बोलो एक्सीएल के ऊपर? यहाँ पे एच आ गया। बोलो यहाँ पे कौन आ गया? एच। अब यहाँ पे एच और बी आर एक दूसरे के क्या नहीं है? क्या नहीं है? एंटी नहीं है। एंटी इस कंफर्मेशन में है, इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो साइक्लोहेक्सेन वाली स्ट्रक्चर होती हैं उन स्ट्रक्चर के अंदर, उन स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना होता है बोलो हमें? उनके अंदर स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें ये देखना होता है कि जो दो ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर एलिमिनेशन में यूज होने वाले हैं, एक तो एच होगा और दूसरा लिविंग ग्रुप जो होने वाला वो एक दूसरे के एंटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर वो एंटी हो गए, चाहे तो पहले थे, या क्या बोला मैंने उसको? क्या बोला था इस प्रोसेस को बोलो? ये क्या थी? फ्लिपिंग। हाँ, फ्लिपिंग के बाद हो गए हो। अब फ्लिपिंग से पहले ही थे वो तो एंटी, तो रिएक्शन फास्ट होगी। फ्लिपिंग के बाद हो गए तो रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी। क्लियर हो गया ना?
और दूसरी बात, क्या पता फ्लिपिंग के बाद जो प्रोसेस, जो स्ट्रक्चर बनी वो अनस्टेबल बने, क्या पता ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल हो। फिर आप कहेंगे सर अनस्टेबिलिटी का आखिर क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया कुछ ऐसे होता है कि मान लीजिए हम ऐसे कर दें कि यहाँ पे बी आर बिलो द प्लेन था ना बेटा, यहाँ पे बी आर बिलो बिलो द प्लेन, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। देखो यहाँ पे CH3 वाली पोजीशन पे, तो ये कौन सी पोजीशन थी बोलो, CH3 वाली, ये नंबर 2 पोजीशन है यहाँ पे। बोलो कैसी पोजीशन है, नंबर 2। तो अब क्या होगा जब भी बल्कि ग्रुप, बड़े ध्यान से सुन ले, बल्कि ग्रुप जब कभी भी, बल्कि ग्रुप जब कभी भी एक्सियल पोजीशन पे होता है, तो वहां से हमेशा मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, मैक्सिमम स्टेरिक रिपल्शन मिलनी होती है। तो बल्कि ग्रुप हमेशा कहाँ पे होने चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशन पे, ये हमेशा ध्यान रखें। एलिमिनेशन चलानी है, चलेगी नहीं चलेगी बाद की बात, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी फास्ट हो जाएगी बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले हमें हमेशा ही बल्कि ग्रुप को कहाँ पहुंचाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि वो उसके लिए सबसे स्टेबल फॉर्म होती है, स्टेबल पोजीशन होती है। देखो दो फॉर्म बन गई ना बेटा, ये देखो दो कन्फर्मेशन आइसोमर बन गए, देखो ये यहाँ पे दो बने ना ये दोनों। अब इन दोनों में से अगर बाई चांस मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये तो ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे देखो इस पोजीशन के ऊपर मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दूं, ये नंबर कौन सी पोजीशन होगी बेटा, 6 होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बेटा, अपोजी प्लेन था ना, यहाँ लगाता हूँ मैं, 1 मिनट रुकना बेटा, इसको मैं एच ही रहने देता हूँ, ऐसे कर दिया, ठीक हो गया। मैंने नंबर 6 के ऊपर क्या लगा दिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल बेटा कहाँ पे है, ऊपर है। तो अब क्या इस बी आर के एंटी कुछ है, नहीं है। अब बी आर के एंटी कहाँ, इसका साथ वाला देखो, ये हो गया नंबर 1, ये 6 हो गया, नंबर 2 पे हो गया, और नंबर 2 के ऊपर भी यहाँ पे बोलो इक्विटोरियल पोजीशन पे कौन है बोलो, H, क्योंकि CH3 था अबोधी प्लेन। तो अब हमने इसकी जब फ्लिपिंग की तो यहाँ पे अब बोलो कौन पहुंच जाएगा एक्सियल पोजीशन के ऊपर, H, और यहाँ पे कौन पहुंच जाएगा बोलो, CH3। देखो इक्विटोरियल पोजीशन पे पहुंच गया ना बेटा, बड़े ध्यान से देखना। और यहाँ पे कौन पहुंच गया बोलो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमने पहुंचा दिया। तो आप ये बताओ क्या इस कंपाउंड के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन चल सकती है, क्या इसमें एलिमिनेशन चलेगी, क्या इसमें एलिमिनेशन चलेगी या नहीं चलेगी, क्वेश्चन ये है। तो आप ये कहेंगे कि सर देखो इसको हमने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने इसको नंबर 1 कर दिया, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया हमने। फिर उसके बाद क्या किया, ऐसा करने के बाद बी आर बिलो दी प्लेन था नंबर 1 पे, देखो इसको 1 कह दिया हमने, हम किसी को भी 1 कह सकते हैं, हमने इसको 1 कह दिया। 1 कहने के बाद क्या हुआ, ये सारी की सारी बोलो मैंने पोजीशन ठीक लगा रखी है नहीं, देखो 1 पे बी आर को बिलो दी प्लेन दिखाना था, दिखा दिया। 6 के ऊपर अबो दी प्लेन दिखाना था, दिखा दिया। यहाँ पे CH3 को नंबर 2 के ऊपर अबो दी प्लेन दिखाना था, वो भी दिखा दिया। अब ये देखें बेटा आप ध्यान से कि ये जो बी आर है, बी आर, अब इस बी आर के एंटी कौन होना चाहिए बोलो, यहाँ पे कौन होना चाहिए बोलो, यहाँ पे H होना चाहिए, H, तभी तो H और बी आर को निकालेंगे ना। अब आइसोप्रोपाइल तो निकल नहीं सकता, क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप होने चाहिए, एक H हो दूसरा हेलोजन हो, हेलोजन तो है H है नहीं। फिर हम थोड़े इधर चल पड़े, कोई बात नहीं, इस कार्बन का जिसपे बी आर है, इसके दो दो नेबरिंग कार्बन है, एक ये था एक इधर भी तो है, इधर वाले पे देख लेते हैं, ये बिलो दी प्लेन है, दूसरा कहाँ पे है अबोधी। तो एंटी कौन है, क्या H है वहां पे, नहीं है, तो नहीं मिला H। तो क्या इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन चल सकती है, नहीं चलेगी। फिर सोचा चलो फ्लिपिंग करके देख लेते हैं, हमने फ्लिपिंग करके देखी, फ्लिपिंग करने से आइसोप्रोपाइल इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गया, बी आर भी इक्विटोरियल पे आ गया। अब ये आ ही इक्विटोरियल पे गया, तो अब दोबारा से एंटी तो वैसे ही नहीं रहे, एलिमिनेशन नहीं चली। अब क्वेश्चन ये चला कि ये बताओ कि इसमें अब कौन सी रिएक्शन चलेगी। सो देर इज ऑलवेज ए कंपटीशन, मैंने आपको बेटा ये बताया था, देर इज ऑलवेज ए कंपटीशन इन बिटवीन द एलिमिनेशन रिएक्शन एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको जो भी कंपाउंड दिया जाए एग्जाम में और आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ क्या एलिमिनेशन चलेगी या नहीं, एलिमिनेशन नहीं चली तो सब्स्टिट्यूशन चलेगी, तो आप बताओ अब इसमें कौन सी रिएक्शन चलने के चांस बढ़ गए इस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में जो आपके सामने मैंने बना रखी है। हमने दोनों पॉसिबिलिटी करके देखी, आपकी ऐसी पोजीशन बन ही नहीं पाई जिसके अंदर की एलिमिनेशन हो पाए, एलिमिनेशन इसके अंदर हो ही नहीं पाई, नहीं हो पाई ना, तो कौन सी चली, सब्स्टिट्यूशन। सो देर इज ऑलवेज ए कंपटीशन, किसके बीच में कंपटीशन है, आपकी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में।
बेटा एक क्वेश्चन और पूछते हैं हम आपसे, ठीक है? अगर आपने जो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने अभी ड्रा करने जा रहा हूं, अगर आपने इसका बिल्कुल सही जवाब दे दिया तो इट मीन जो बात मैंने अभी अभी आपको समझाई थी वो आपको समझ में आ गई, अदरवाइज समझ में नहीं आई अभी तक, आप झूठियां भर रहे थे। अभी पता चल जाएगा। देखो मैंने आपके सामने दोबारा से ड्रा की, देखो एक चेयर फॉर्म, ठीक है? इस चेयर फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एच लगा दिया, यहाँ पे मैंने आइसो प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, दोबारा उसी टाइप का डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ आपके लिए, और मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया और ये मैंने H लगा दिया, ठीक हो गया? यहाँ पे मैंने H लगा दिया। और एक दूसरी स्ट्रक्चर और ड्रा करता हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे मैंने H लगा दिया, यहाँ पे आइसो प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, ये H हो गया। दो कंपाउंड है आपके सामने, अब ये बताना है कि किस में एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी और किस में एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं चलेगी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन लो, एकदम जवाब नहीं दिया करते। आपको क्या करना है, क्वेश्चन सुन ले, किस में एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी किस में नहीं चलेगी, या दोनों में चलेगी। और अगर आप ये कहते हो दोनों में चलेगी तो दोनों में से रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। क्या पता दोनों में ही चलती हो, क्या पता जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एक में चलेगी और दूसरे में नहीं चलेगी। क्लियर हो गई बात मेरी, आगे समझ में? अगर कोई कंपाउंड ऐसा मिल जाए जिसमें चलेगी ही नहीं एलिमिनेशन, तो फिर सब्स्टिट्यूशन चलेगी। तो पहले तो हम एलिमिनेशन की बात करते हैं और ये मान के चलते हैं कि दोनों के अंदर कंडीशन हमने लगा दी हाई टेम्परेचर। क्या लगा दी? हाई टेम्परेचर मींस एलिमिनेशन ही करवानी है आपको, क्योंकि और बातें तो मैं आपको पहले सिखा चुका हूं ना। अभी मैंने बताई थी ना कि व्हाट आर दी डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द नेचर ऑफ द रिएक्शन। वो सारी बातें मैंने आपको पहले इसलिए बताई थी ताकि वो बात आप मेरे से अब कह पाए कि सर एलिमिनेशन ही क्यों, आप सब्स्टिट्यूशन का जिक्र क्यों नहीं कर रहे। तो हमने वो सारे फेवरेबल फैक्टर मान लिए जो एलिमिनेशन को फेवर करते हैं, तो उसके बावजूद एलिमिनेशन चलेगी या नहीं। तो बेटा इसके अंदर पहले इसमें देखते हैं फिर इसमें, पहले इसमें बताओ क्या इसमें एलिमिनेशन चलेगी, हाँ या ना? बताओ जल्दी से, हाँ या ना में जवाब दो बेटा, क्या पता जो आप सोचो ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या करें, हाई टेम्परेचर है तो लेकिन एच और Cl एक दूसरे के एंटी नहीं है, बोलो क्या कर दे। तो इसको आपने कहा कि सर इसकी फ्लिपिंग कर दो, देखो मैंने आपके कहने से फ्लिपिंग कर दी, बड़े ध्यान से देखना। इसके अंदर हम सबसे पहले पहला केस ले रहे हैं, ठीक है? तो हमने इसकी फ्लिपिंग कर दी और ये जो ग्रुप जो इक्विटोरियल पोजीशन पे था यहाँ पे, देखो मैंने आपके कहने से क्या कर दी, फ्लिपिंग। और जो ये ग्रुप यहाँ पे आइसोप्रोपाइल जो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर था, बोलो ये कहाँ पे पहुंच गया, एक्सियल पोजीशन के ऊपर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया बेटा? उसके बाद बोलो एच कहाँ पे आ गया, इक्विटोरियल। Cl जो यहाँ पे इक्विटोरियल था वो बोलो कहाँ पे आ गया बेटा, एक्सियल। और ये कहाँ पे, इक्वेटोरियल एच पे चला गया। अब इस ये कार्बन जिसपे Cl है इसके नेबरिंग कार्बन दो है, एक इधर है एक इधर भी तो है, जो इधर है यहाँ पे भी तो एक एच ही, और कुछ नहीं है तो एच ही है ना, तो एच ही है अबो दी प्लेन। मतलब इस Cl के ये क्या हो गया, एंटी है, और तो कोई ग्रुप था नहीं ना। तो इट मींस इसके अंदर अब एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी, लेकिन कब चली, आफ्टर द फ्लिपिंग के बाद चली। दूसरी बात आफ्टर द फ्लिपिंग चली। और अगली बात ये जो है ना, मान लीजिए हम इसमें ये प्रोसेस चलाएं, देखो ऐसे ध्यान से देखना, ये एरो ध्यान से देखना, ये एरो जो मैं लगा रहा हूँ ये छोटा सा एरो है, और ये एरो कैसा एरो बेटा, बड़ा एरो। मैंने ऐसा क्यों किया, दो आइसोमेरिक फॉर्म बन गई, एक ये बनी एक ये बनी, कौन ज्यादा स्टेबल है? मैंने आपको पहले बताया था जो बल्की ग्रुप है ऑलवेज वांट टू गो एट द लेस स्टेरिकली हिंडर्ड इक्विटोरियल पोजीशन। तो ये यहाँ पे स्टेबल पोजीशन के ऊपर था, लेकिन स्टेबल पे तो था लेकिन एलिमिनेशन नहीं हो पा रही थी, तो आपने फ्लिपिंग करवा दी। लेकिन ज्यादा अमाउंट में यही रहेगी, यही आइसोमेरिक फॉर्म, ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। इधर रिएक्शन थोड़ी कम चलेगी, इधर मतलब फ्लिपिंग के बाद ये आइसोमेरिक फॉर्म कम अमाउंट में मिलेगी, मिले तो ही ना। लेकिन जब चाहे कम मिली हो, आपके एंटी आ गया, अब एलिमिनेशन इसमें चल पाएगी, लेकिन क्योंकि लेस अमाउंट में आएगा इधर, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी,
क्योंकि रिएक्शन इधर नहीं चलना चाहती, क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म, लेस स्टेबल फॉर्म है। कैसी है? बिकॉज इन दैट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिक फॉर्म द bulkier isopropyl group is present at the sterically hindered axial position। ये sterically hindered axial position पे है, पता चल गया ना। एलिमिनेशन चलेगी लेकिन रेट क्या होगा? स्लो। अब इधर चलते हैं, यहाँ पे ये पहले ही जो स्टेरिकली हिंडर्ड साइट है नहीं, बल्कियर ग्रुप पहले ही लेस हिंडर्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और Cl और H दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन अगला आ गया, क्या आ गया कि ये जो Cl है इसके नेबरिंग कार्बन तो ये भी है और ये भी है, ये भी है तो इधर भी तो प्रेजेंट है एक H, दो H है। तो कहने का अभिप्राय, अब जब आपकी रिएक्शन चलेगी एलिमिनेशन रिएक्शन, तो अब आपके प्रोडक्ट दो तरह के बन सकते हैं। बोलो वो दो तरह के जो प्रोडक्ट देखो अभी मैं आपके सामने बना के जो दिखाने वाला हूं, वो देखो वो कैसे कैसे, बड़े ध्यान से देखना। अगर ये वाला एच निकल जाए, देखो ये वाला एच, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आके बोलो यहाँ पे कौन है? आइसो प्रोपाइल लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। या अगर ये आइसो प्रोपाइल तो ऐसा रह जाए, देखो ये एस सच है, ये आइसो प्रोपाइल देखो एस सच लगा हुआ है बेटा, ये एच भी एस सच है। ये वाला एच निकल गया क्योंकि इसके एंटी है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, आ गया ना डबल बॉन्ड यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो आप बड़े ध्यान से देखिए, अभी तक यहाँ पे क्या बचा हुआ है? एक एच। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे सिर्फ एक क्या बचा हुआ है? बोलो एक एच। ऐसे आप ये, और यहाँ पे भी बोलो अभी क्या है? देखो यहाँ पे भी कौन था इक्वेटोरियल पोजीशन पे? एक एच। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में बोलो क्या है? यहाँ पे एक एच। अब ये बताओ, ये जो प्रोडक्ट है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है या ये वाला प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड है? ये जो प्रोडक्ट है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही एच है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इधर वाले कार्बन पे। इधर इसके ऊपर भी एच है और इसके ऊपर भी एच है, तो प्रोडक्ट दो बन सकते थे, बिकॉज देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर द एलिमिनेशन, वन अकॉर्डिंग टू द सेट जेफ और दूसरा, सॉरी है तो दोनों ही सेट जेफ, लेकिन एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एक लेस सब्स्टिट्यूटेड है। वो तो जब बाद में बात करते हैं उस चीज की। तो इन दोनों में से मेजर कौन होगा? मेजर होगा ये प्रोडक्ट। आगे ना बेटा बात समझ। और ये कैसा होगा? ये माइनर होगा। और ये भी यहां से जो बनने वाला है वो भी क्या होगा? वो भी माइनर ही बनेगा। माइनर का मतलब और भी कम, सबसे ज्यादा उससे कम और सबसे कम यहां से बनेगा, क्योंकि ये तो जाएगा ही नहीं लेस स्टेबल पोजीशन की तरफ, कम जाना चाहेगा। जो भी चला गया, चाहे 1% बने, 2%, जो भी बनेगा वो तो एक्चुअल डाटा बताता है। हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं ये सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम यहाँ पे जो बनने वाला है। क्लियर हो गया ना बेटा? तो इस टाइप से हम बता सकते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल गया, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी या कम? स्लोअर होगी। इसके अंदर स्लो चलेगी एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें फास्ट चलेगी। और इससे पहले मैंने एक ऐसा एग्जांपल आपके सामने ले दिया था जिसमें आपने देखा था कि आप चाहे कुछ भी कर ले, आप कुछ भी कर ले, एलिमिनेशन चल ही नहीं रही थी। तो एक पॉसिबिलिटी बच गई थी, जब एलिमिनेशन उसमें चली नहीं थी तो कौन सी चली थी? फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चली थी। क्लियर हो गया? यानी जो जो पॉसिबिलिटी जो बन सकती थी मैंने आपको बता दी। अब आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है बेटा किसी बच्चे को कुछ? कोई डाउट आज के काम के अंदर से कुछ? ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।